किसान इसमें फसल और सब्जियां उगाते हैं, बच्चे इसके साथ खेलते हैं और कभी कभी जब कोई देख नहीं रहा होता है तो वो इसे खा भी लेते हैं। आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं मिट्टी की। लाखों सालों से मिट्टी ने न केवल मनुष्यों और अन्य प्रजातियों को पाला है, बल्कि इसने उनको मृत्यु के बाद खुद में शरण भी दी है। मिट्टी खनिज, जैविक पदार्थों, हवा, पानी और जीवाश्म आदि से मिलकर बनती है। हमें ऐसा लगता है कि मिट्टी हमेशा से ही पृथ्वी पर मौजूद रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो यहाँ पर मिट्टी नहीं थी। पूरी पृथ्वी पर या तो समुद्र था या फिर पत्थर। तो आखिर ये जीवन देने वाली मिट्टी बनी कैसे, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। मिट्टी का बनना लगातार चलने वाली और बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इस प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। सूरज की तेज गर्मी की वजह से चट्टानें दिन के समय फैलती हैं और जब सूरज डूब जाता है तो चट्टानें सिकुड़ कर अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती हैं। चट्टानों का इस तरह से फैलना और सिकुड़ना पूरी चट्टान में एक सा नहीं होता। उदाहरण के लिए चट्टानों का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है, छाए वाले हिस्से से ज़्यादा फैलता और सिकुड़ता है। इस असामान्य फैलने और सिकुड़ने से चट्टानों में दरार पड़ने लगती है। बारिश का पानी और वातावरण में मौजूद नमी इन दरारों में आसानी से घुस जाती है। तापमान के कम होने पर ये नमी जमने लगती है और जैसा कि आपको पता ही होगा, बर्फ का आयतन या वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। यही वजह है कि पानी जमते समय फैलता है। लेकिन चट्टानों में बर्फ के फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। इस वजह से बार बार पानी के दबाव के चलते चट्टान समय के साथ धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि चट्टान इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया पहले भाग के अंतर्गत आती है, जिसे फिजिकल विदरिंग या भौतिक अपक्षयन कहते हैं। इस प्रकार के अपक्षयन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये प्रक्रिया चट्टान में पाए जाने वाले खनिज और भौतिक तत्वों जैसे पानी, हवा तथा अन्य रसायनों के बीच केमिकल रिएक्शन से और भी तेज हो जाती है। ये रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनने के प्रोसेस के दूसरे भाग के अंतर्गत आती हैं, जिसे केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षयन कहते हैं। मिट्टी बनने की प्रक्रिया के आखिरी भाग को बायोलॉजिकल वेदरिंग या जैविक अपक्षयन कहते हैं। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बाद हमें कुछ मिट्टी की तरह का रेत और बालू के कणों का मिश्रण मिलता है। इस शुरुआती मिट्टी में कोई भी जैविक तत्व नहीं होता, इसलिए ये किसी भी प्रकार के पौधे या जानवर को जीवन नहीं दे सकती। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कुछ शैवाल, कवक और लाइकेन इस प्राथमिक मिट्टी में बहुत ही आराम से पनप जाते हैं। शैवाल वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को एक ऐसे रूप में बदल देता है जिसका इस्तेमाल पौधे आसानी से कर सकते हैं। ये सूरज की रोशनी को अवशोषित करके ऑक्सीजन और शुगर का निर्माण भी करते हैं, जिससे कुछ बहुत ही छोटे कीड़ों को फलने फूलने में मदद मिलती है। इस तरह के सूक्ष्म जीवों और कीड़ों की उम्र बहुत ही कम होती है और ये बहुत जल्दी पनपते और मरते रहते हैं। इनके मरने से मिट्टी में जैविक पदार्थों की एक परत बन जाती है, जिससे मिट्टी में कुछ छोटे पेड़ पौधे निकलने लगते हैं। ये पौधे समय के साथ बढ़ते और नष्ट होते रहते हैं और दूसरे नए पौधे इनकी जगह लेते रहते हैं। मरने पर पेड़ों की पत्तियां, जड़ें आदि भी मिट्टी में मिल जाती हैं और जानवरों के मल और अवशेषों के साथ मिलकर जैविक पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। समय बीतने के साथ साथ ये जैविक पदार्थ मिट्टी को इतना उपजाऊ बना देते हैं कि ये कुछ बड़े पेड़ पौधों और जानवरों को जीवन दे सकें। इस तरह से इन 3 प्रक्रियाओं से हमें जीवन देने वाली मिट्टी मिलती है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करके उन्हें मिट्टी के बनने की ये कहानी ज़रूर बताएं। ऐसे ही विज्ञान से भरपूर और मनोरंजक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।